Hi everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मनी, यानी आपका एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो मनी चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, यूट्यूब पर सारे उसके वीडियोस बना चुकी हूँ, इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने उसमें किए हुए हैं, तो आप जाके उस सारी वीडियोस को देख सकते हैं और चैप्टर 1 यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट विच इज मनी। But before starting the video, I would request to everyone subscribe the channel, like the video and share with your friends and comment if you have any query. So firstly what we will do with this session, we will take evolution of money. मतलब ये जो मनी है वो आया कहाँ से, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, क्या हमेशा हम लोग करेंसी ही यूज करते थे एक्सचेंज के लिए या फिर पहले कुछ और चीजों से हम काम करते थे, एक्सचेंज का मीडियम कुछ और था। तो आज हम पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मनी केम इन टू एग्जिस्टेंस? क्या आपको कभी सोचने में इसका अब वंडर नहीं होते, आश्चर्य नहीं होते कि मनी आया कहाँ से, किसने सोचा हुआ कि मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए अगर हमको गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना है। तो इनिशियली हम लोग मनी से नहीं करते थे एक्सचेंज, पीपल टेक आउट मनी। अब हमारे पास में अगर पैसा है तो उसकी हेल्प से हमको जो चीज चाहिए मार्केट से, जो परचेज करनी है, कोई भी गुड्स, कैसी भी कमोडिटी और किसी भी तरीके की सर्विस, इफ वी हैव मनी वी कैन परचेज ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बट बिफोर मनी हाउ पीपल यूज टू बाय, बट जब पैसा नहीं थे यानी हम जो मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते थे, तो उससे पहले ट्रांजेक्शन कैसे होता था, उससे पहले एक्सचेंज कैसे करते थे हम लोग उसको। जैसे आपका लेट्स हैव अ लुक हाउ पीपल यूज्ड बाय एंड सेल गुड्स। पहले हम ये देखते हैं कि पहले जब बहुत पहले के जमाने में लोगों को अगर अपना सामान बेचना होता था या खरीदना होता था तो वो कैसे इस काम को करते थे। अब जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू ट्रेवल सो मच, आई होप आई फाइंड समवन हु विल एक्सचेंज दिस राइस ऑन बिहाफ ऑफ पोटैटोज। मतलब ये जो लेडी है उसको घूमना बहुत पसंद है, ठीक है, आई हैव टू, इसको पसंद नहीं है, इसको घूमना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इसको अपने इसको राइस चाहिए और बिहाफ ऑफ पोटैटोज। तो एक्सचेंज दिस राइस ऑन बिहाफ ऑफ पोटैटोज मतलब आपको अगर कोई एक सामान खरीदना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट से राइस खरीदना चाहते हो तो वहां उस टाइम मीडियम नहीं था, आपको पोटैटो देने होंगे, जो भी आपने प्रोडक्शन किया है कमोडिटी का वो आपको देना होगा और उसके बदले में आपको दूसरी कमोडिटी मिलेगी। आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे ये लेडी है, ये प्रोडक्शन कर रही है फॉर एग्जाम्पल व्हीट का, ठीक है, आप लेकिन इसको खुद चाहिए राइस, तो ये क्या करेगी, ये ऐसा प्रोड्यूसर ढूंढेगी कि जिसको वीट चाहिए हो और इसे राइस चाहिए हो, तभी। अब ये आप समझो कितनी डिफिकल्टी होगी कि ऐसा कोई पर्सन हमें मिल जाए कि जो चीज हमने प्रोडक्शन किया है वो उसको चाहिए और जो उसे बेचना है वो हमको लेना है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ करती थी। इसी को नाम देते थे हम बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। इसमें होता क्या था, जो एक्सचेंज होते थे गुड्स और सर्विसेज के ऑन बिहाफ ऑफ अदर गुड्स विच दे रिक्वायर विदाउट यूजिंग मनी। यहाँ पर मीडियम मनी नहीं था एक्सचेंज करने के लिए, एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया दिया, मैं आप सामान ले लूंगी वो मेरा सामान ले लेगा, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था जिसे बार्टर इकोनॉमी कहा जाता था। अब जैसे इसको 1 kg राइस चाहिए, आए इसके पास 1 kg राइस है और इसको चाहिए पोटैटो, ठीक है। अब इसको ये पर्सन मिला जिससे एक्सचेंज कर सकती है। अ पर्सन हैड फाइंड अनदर पर्सन हु वुड एक्सचेंज गुड विद देम ऑन बिहाफ ऑफ गुड रिक्वायर्ड। मतलब उसे हमारा सामान चाहिए, हमें उसका। तो यही आपका बार्टर सिस्टम में होता था, बहुत डिफिकल्टी होती थी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो आपको चाहिए, जो आपको करना है वो मुझे चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन कितनी रेयर होगी आप खुद सोचिए। तो ये वाली ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना बार्टर सिस्टम में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मिलना मुश्किल था, इसीलिए ये प्रॉब्लम भी थी जिसको बोलते थे लैकिंग ऑफ दिस। बट इसने अगर ये बोल दिया, नो 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 सॉरी आई हैव 1 kg ऑफ अनियंस बट आई नीड राइस, उसने ये बोला कि मेरे पास 1 kg ऑनियन तो है लेकिन राइस नहीं है मेरे पास में,
तो यहाँ आप देखिए सिचुएशन गड़बड़ हो गई ना, तो अब यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फुलफिल करना। सो पर्सन हैड लुक फॉर समवन हु इज रेडी टू स्वैप। अब उसको ऐसा पर्सन ढूंढना है जो उसके सामान के बदले उसे वो सामान दे जो उसको चाहिए। यानी ए और बी दो लेडी हैं, ठीक है, इसको हम ए ले लेते हैं, इसे बी। अब इसने तो इसको दे दिए राइस, बट इसको चाहिए थे पोटैटो, तो अब इसके पास है ही नहीं, तो वो क्या देगी, दे ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर लैकिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता है। He has to keep looking for till doesn't find someone। उसको तब तक ढूंढना पड़ता था जब तक उसे कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जो उसके सामान को खरीद कर उसको जो चाहिए ऐसा सामान उसे दे पाए। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो लोगों का समय इतना बर्बाद होता था, जितना वो अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं उससे ज्यादा तो उनको फाइंड करने में, मतलब किसी को सर्च करने में ऐसा पर्सन लग जाता था जिसको जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैच हो रही है। So when both people were ready to exchange goods, this is called barter system। जब दो लोग exchange of goods के लिए ready हो जाते हैं तो उसी को हम barter system कहते हैं। This is how buying and selling of goods used to happen without money। इसी तरीके से पुराने टाइम पर exchange होता था गुड्स और सर्विसेज का। अब बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या, पहली तो यही हो गई कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी वो पर्सन ही नहीं मिलता था जिसको मेरा सामान चाहिए और उसे और मुझे उसका सामान चाहिए, ऐसा ऐसे लोग, ऐसा मैचअप होना भी तो बहुत डिफिकल्ट था। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब अब उसकी कितनी क्वांटिटी हम दें और अपनी कितनी दें, दोनों का तो प्रोडक्शन का कॉस्ट अलग आया होगा ना, तो कितनी कितनी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम। दूसरा, कोई एक कॉमन मेजर नहीं था। अब जिसको बनाने में, मान ली पोटैटो के प्रोडक्शन में और राइस के प्रोडक्शन में अलग अलग रॉ मटेरियल लगता है, अलग अलग इसके इनपुट्स होते हैं, तो दोनों की कॉस्टिंग अलग आएगी। अब इसका मेजरिंग वैल्यू क्या है, एक कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट हो जो दोनों को मेजर कर पाए, लेकिन ऐसा था ही नहीं। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैच नहीं मिल पाता था, तो क्या करते थे, ठीक है आप मुझे राइस दे दो आज, मैं जब मेरे पास में पोटैटो का प्रोडक्शन होगा तब मैं आपको दे जाऊंगा। अब भाई इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी भी, कम भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर पेमेंट के टाइम में प्रॉब्लम आ जाती थी, तो कन्फ्लिक्ट होता था। क्योंकि अभी कोई चीज अगर हमने 100 रुपए की मान लो ली है और वही चीज मुझे 10 महीने बाद 150 की मिले, तो महंगी हो गई ना। तो यहाँ पर अब जिसने क्या बोलते हैं उधार लिया था, जिसने डेट लिया है उसको तो फायदा है, बट जिसने दिया है डेट उसको नुकसान हो जाता था यहाँ पर। तो ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता था लोगों के बीच में, तो ये एक प्रॉब्लम थी। चलिए अब हम बात करते हैं कमोडिटी मनी की। कमोडिटी मनी क्या है? पीपल देन स्टार्टेड यूजिंग स्पेसिफिक कमोडिटीज विच दे कुड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अब कमोडिटी मनी जब आया तो इसके बेसिस पर बार्टर सिस्टम को थोड़ा थोड़ा इसकी लिमिटेशन को ओवरकम किया गया, खत्म किया गया। जैसे कि शेल्स हैं, ठीक है, सॉल्ट, अल्कोहल, कॉफी, बीन्स, कैटल्स एटसेट्रा बट कॉमनली यूज्ड एज मनी। अब इन चीजों को एज अ मनी यूज किया जाने लगा कि भाई इतना नमक ले लो हमको इतना सामान दे दो, ये शील्ड्स ले लो हमको इतना सामान दे दो। तो इस तरीके से एक्सचेंज होने लगा, जिसको कमोडिटी मनी बोला जाता है। कमोडिटी मनी whose value comes from a commodity in which it is made। अब उसकी वैल्यू, यानी कोई चीज का प्रोडक्शन आपने किया है तो वो किस चीज से बनी है, वो वैल्यू डिसाइड होती थी उसकी। हैविंग consist of object having value or use in themselves as well as their value in buying goods। अब यहाँ पर क्या है, कमोडिटी मनी आपका कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग वैल्यू, यानी जिस ऑब्जेक्ट से वो बना है उसकी वैल्यू वैसे डिसाइड होगी, एंड यूज इन देमसेल्फ एज वेल एज देयर वैल्यू इन बाइंग गुड्स। ठीक है, उसके हिसाब से उसकी जो भी चीज खरीदता है उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। कमोडिटी मनी डिडंट लास्टेड लॉन्ग। अब कोई चीज जो आप मान लो सॉल्ट हुआ या बीन्स हुआ या आपका एल्कोहल, कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी ना है कमोडिटी जो है। तो पीपल हैव टफ टाइम टू कैरी टू कमोडिटीज फ्रॉम। अब इसको एक सामान खरीदना है, मान लीजिए इस ए सिटी में रहता है, बी सिटी से सामान खरीदना है, अब उसको इतना सामान यहाँ से लोड करके लेकर जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और कैरी करने में प्रॉब्लम होगी और रिस्क की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। कमोडिटीज लाइक कैटल्स वर नॉट डिविजिबल्स। अब जैसे कैटल्स हैं, अब ये कैटल्स हैं
जैसे जो भी कैटल्स का मतलब जो भी आपके ये जो गोट शीप्स वगैरह है ना, काऊ वगैरह, ये सब कैटल्स में आ गई। अब ये इनमें तो डिविजिबिलिटी हो भी नहीं सकती कि माना आपने कोई चीज खरीदी 2 kg, अब इसमें से कितना आप दोगे इसमें से काट के, तो पॉसिबल ही नहीं था ये। देन व्हाट वाज द अल्टरनेटिव फॉर बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी। लेकिन तो फिर क्या था ऑल्टरनेटिव बार्टर सिस्टम का और कमोडिटी मनी का? फिर आया उसके बाद मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी आपका इंट्रोड्यूस किया गया बार्टर सिस्टम को और कमोडिटी जो मनी था उसको रिप्लेस करके आया मेटेलिक मनी। अब मेटल्स में इसमें ओरिजिनल मेटल्स होते थे। आप इसने इस प्रॉब्लम को खत्म करने की काफी हद तक कोशिश करी, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये मेटल है, तो ये मेटेलिक मनी फिर स्टार्ट हुआ। देन यहाँ पर देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी होता था। एक स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी जिसमें प्योर और सुपीरियर मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर आते थे। टोकन मनी जिसमें आपका इम्प्योर और इंफीरियर मेटल्स आते थे, जैसे कि आपका ब्रॉन्ज वगैरह हो गया, इस टाइप के। अब मेटेलिक मनी से क्या करने लगे लोग, ट्रेड करने लगे। पीपल ट्रेड यूजिंग मेटेलिक मनी। इट बिकम मच मोर इजी टू बाय एंड सेल्स गुड्स देन कमोडिटी मनी। अब मेटेलिक मनी के आ जाने से काफी एक्सचेंज सिस्टम में आसानी हो गई। अब लोग एक कॉइन दिया और जो गोल्ड कॉइन का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसको उतना दे दिया, जो भी कमोडिटी होता था वो दे दिया था। अब इसमें लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉइन्स वर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड एवरीवन यूज्ड टू फॉलो। अब जैसे ये बोल दिया कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट था, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड का फिक्स्ड अमाउंट एक डिसाइड कर दिया गया कि गोल्ड का वैल्यू इतना है, अब इतने में आपको जो सामान चाहिए वो आप ले सकते हो, ये डिसाइड किया गया। अब क्योंकि ये भी वही फ्लक्चुएट होता रहता है, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई ये फिक्स प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का प्राइस कर दिया कि आपका 26 रुपीज, है ना। हालांकि ये डॉलर से कंपेयर किया जाता था, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। रुपीज कर दिया, आप 26 रुपीज में आपको जो सामान खरीदना है उसे आप खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेटेलिक मनी। Fixed amount of coins were decided according to the goods for everyone used to follow it and to do trading। तो उस फिक्स्ड अमाउंट से लोग अपना ट्रेडिंग वगैरह करते थे। काफी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हुई। बट ये जो मेटल्स होते हैं भाई, प्रीशियस मेटल होते हैं ना, तो इनको कितना प्रोडक्शन करोगे, इनको भी तो आप बनाओगे, तो स्कैरसिटी होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये मेटल अपने में ही कुछ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। इंट्रिंसिक मतलब गोल्ड से एक्सचेंज तो कर रहे थे आप गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन साथ ही साथ गोल्ड अपने में प्रीशियस मेटल है, तो लोग क्या करने लगे, इस गोल्ड को सेव करने अपने पास रखने लग गए। तो आप यहाँ पर जब अपने पास रखने लगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी कि करेंसी डिसअपियर होगी पूरी इकोनॉमिक से। क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड से तो और भी ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते हैं ना, तो लोगों ने सोचा इंस्टेड ऑफ wasting this money to exchange the goods, if we will keep it with us, we can make the ornaments, we can make the jewelries and all। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इसीलिए लोग इसे अपने पास रखने लग गए, ताकि इससे कुछ और बनवा लिया जाएगा, प्रीशियस कुछ बनवा लिया जाएगा। So it was found inconvenient and as well as dangerous to carry gold and silver coin from place to place। अगर आपको सामान दूसरी सिटी से खरीदना है, आप गोल्ड यहाँ से लेकर जाओगे, तो भाई डर भी तो है कि कोई स्नैचिंग वगैरह ना हो जाए, या फिर कोई आपसे गिर ना जाए, या फिर मतलब कई मल्टीपल रिस्क होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होने लगी आपकी मेटलिक मनी में भी। उसके बाद में आता है आपका पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। पेपर मनी जो अभी हम यूज भी कर रहे हैं, पेपर मनी। पेपर मनी वाज सब्स्टिट्यूट मेटेलिक मनी। द इशू ऑफ करेंसी नोट्स वर मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब इसकी जो वैल्यू है, यानी ये जो कागज का टुकड़ा जो देते हैं, ये इसकी वैल्यू 50 रुपए में हमको सामान मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपए अपने में कोई वैल्यू नहीं रखता है। मतलब ये जो कागज का टुकड़ा है ये अपने में कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसीलिए लोग अपने सामान को अब सिर्फ खरीदेंगे। जैसे मेटलिक मनी की अपनी एक वैल्यू थी, यानी गोल्ड अपने में भी एक वैल्यू रखता था, एक्सचेंज के लिए तो यूज होता ही था। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि अब यहाँ पर एक्सचेंज सिस्टम बड़ा आसान हो गया। लोग आराम से क्या करने लग गए, अपना सामान खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि ये इस 50 रुपए के बदले आपको सामान मिल जाएगा, बट ये 50 रुपए अपने में कोई वैल्यू नहीं रखता, इसकी खुद इंट्रिंसिक एक देखो होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है एक्सटर्नल वैल्यू। तो इसकी एक्सटर्नल वैल्यू तो थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। फिर पेपर मनी इज अ कंट्री लीगल पेपर करेंसी दैट इज सर्कुलेटेड फॉर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आपका करेंसी को मतलब एक गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था इसको कि इसकी वैल्यू है, इसलिए ऑल ओवर द इंडिया आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे तो आपको वो
सामान जो भी आपको खरीदना है वो आपको मिल जाएगा। देन पेपर मनी आपका क्या है, जैसे कि इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो 1 रुपी नोट है, ठीक है, और जो भी कितने भी जो कॉइन्स बनते हैं उसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है। इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। रेस्ट जितनी भी आपकी करेंसी है वो करेंसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑथराइज किया जाता है। इशू कौन करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय द हायर डिनोमिनेशन, जैसे कि जो भी बड़े नोट होते हैं, लाइक आपके 100 हो गया, 500 का हो गया, तो ये जो हायर डिनोमिनेशन की जो भी करेंसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको इशू किया जाता है। अब हमारे यहाँ पर इतने चलती है करेंसी से, आप देख सकते हो मैक्सिमम 2000 तक चलती है। तो सबसे ज्यादा हायर डिनोमिनेशन का कौन सा है, 2000 रुपीज। नाउ अब जब हमारे पास में पेपर करेंसी आ गई तो पीपल यूज पेपर मनी फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन टू फुलफिल देयर नीड्स। अब वो अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पेपर मनी को यूज करता है और इसे वॉलेट में कैरी करना भी आसान है और इसको इसे ट्रांजेक्शन करना भी बहुत ईजी हो गया। People use paper money for day-to-day transaction that we have done. Okay. Inconvenience of handling and risk of storing paper money gave rise to credit money. अब जैसे कि अब इसकी एक्सटर्नल वैल्यू तो बाय द गवर्नमेंट है ही। अब मान लो कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा पैसे लेके जाना चाहता है, कोई सामान खरीदने के लिए या अपने कोई बिजनेस डीलिंग के लिए, तो पेपर करेंसी का भी तो चोरी होने का डर है ना, क्योंकि उसे दूसरा पर्सन यूज कर लेगा, क्योंकि मार्केट में तो उसकी वैल्यू है, कंट्री में तो उसकी वैल्यू है ही। तो इसीलिए इसको रिप्लेस किया क्रेडिट मनी ने। अब ये तो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है ना, स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्रेडिट मनी क्या है आपका, क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय बैंक्स, ये बैंक देती है आपका। पीपल कीप पार्ट ऑफ देयर कैश डिपॉजिट विद बैंक्स विच कैन बी विड्रॉन। जब भी आपको विड्रॉ करना है तो एटीएम मशीन होगी आपके पास में, उससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एटीएम मशीन को यूज करके अपना कार्ड यूज कर सकते हो। तो इसमें हमने क्रेडिट मनी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपको मान लीजिए 50 लाख लेकर जाने हैं, तो इट विल वेरी रिस्की टू टेक, तो इसकी जगह पर आप चेक लेकर जा सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवल चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो इट विल कवर स्मॉल स्पेस और आपका रिस्क भी इसमें मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये क्रेडिट मनी होता है। हाँ, आपका जो एटीएम कार्ड होगा उसको प्लास्टिक मनी बोलेंगे। क्रेडिट मनी प्लेज एन important रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी क्लैशेस। कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस thereby गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। अब इससे भी और इजी क्या हो गया, प्लास्टिक मनी, यानी कि जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है ना, जो भी क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड जो है उसे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब सिंपल, आपको अब आपके पास एक कार्ड रहेगा और उसमें जो भी एक पासवर्ड होता है जो हमें को पता होता है, उसका पिन जो है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं व्हेन एवर इट रिक्वायर्ड। So plastic money, kind of this money that you can see in your screen. So plastic money refers to the credit cards and debit cards that we use to make purchase in our everyday life. मतलब रोज भी आपको कोई सामान खरीदना है, we can easily use it. Plastic money provides an easy way to make financial transaction without carrying cash. अब कैश रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ क्रेडिट प्लास्टिक मनी को यूज करके, क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अपने ट्रांजेक्शन को इजीली कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ एनी वेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग, यानी 24/7 आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, जो भी आप परचेज करना चाहते हो उसे। देन कलेक्शन इज रियली नाइस, लेट्स बाय समथिंग। अब आपको कहीं शोरूम में गए, आपको कोई कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो क्या होगा, बट डू यू हैव दैट कैश, आपको कैश है तुम्हारे पास में, सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मेड इजियर टू बाय थिंग्स, इसकी मदद से आप कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकते हो। इवन इफ वी रन आउट ऑफ मनी वी कैन प्ले थ्रू credit card and play the bill of credit card and for the month, and one can purchase anything from any place through a credit card or debit card without spending cash. क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपके पास में अगर कैश इनिशियली नहीं है तो भी आप अपना कैश दे सकते हो, पैसे दे सकते हो उसको, मतलब बाय द क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद में वो आपका नेक्स्ट मंथ में डिडक्ट भी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए ऑब्वियस है कि आपसे बैंक चार्ज भी करती है। Plastic money is one of those inventions that have completely changed our lifestyle. ये प्लास्टिक मनी ने लोगों की लाइफस्टाइल को बहुत हद तक चेंज कर दिया। देन
So billing amount is 10,000. Card payment accepted. I want card payment. अब कार्ड है आपके पास में, you have entered the pin and payment will be done. It is one of the payment tool, one of the best payment tool. It is, and it is also convenient for the buyer as well as for the seller. क्योंकि ये आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो गया, हमको कैश हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. So credit card payment made life easier. टाइम कैन बी सेव्ड बाय डूइंग क्रेडिट और डेबिट ट्रांजेक्शन. इससे हमारा टाइम भी बचता है क्योंकि हमें कुछ काउंट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्ट हो जाता है. नाउ वी डोंट नीड टू कैरी कैश इन अ लार्ज अमाउंट. अब कोई जरूरत नहीं है लार्ज अमाउंट में कैश को कैरी करने की. सो प्लास्टिक मनी इज एक्सेप्टेड एट एनी टाइम एंड एवरीवेयर. आपका प्लास्टिक मनी हर जगह पर और हर समय पर अवेलेबल रहता है, हर जगह एक्सेप्टेड होता है. All right, so that we will cover in the money chapter. Initially, we just have the seen the introduction of money. ठीक है ना, कि evolution of money कैसे हुआ, कहाँ से आया, पहले कौन सा मनी आया. सबसे पहले barter system, that commodity money, फिर उसके बाद में metallic money, then paper money, फिर आपका credit card, then credit money, then plastic money. तो ये पूरा सिनेरियो है, ये पूरा हिरार्की है आपका, जो भी हम करेंसी यूज करते थे, जो द वे ऑफ ट्रांजेक्शन व्हाट वी वर using earlier and what we are using now as well. All right, so that's all for today's class. So we will meet in the next session with another topic. Till then, keep learning and keep practicing.